हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का इस क्लास में या इस सेशन में स्वागत है। मेन उद्देश्य इस सेशन का आपकी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से देखें और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। कमेंट्स के साथ-साथ क्रिटिसिज़्म, ताकि हमें ये भी पता चले कि हम कहाँ और सुधार कर सकते हैं। और विश्वास जानिए, मैं अपनी तरफ से रेगुलर बेसिस पे रोज़ लगभग 1 या 2 वीडियो किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट पर डालूँगा। तो आप नियमित रूप से एक डिसिप्लिन के तहत यदि रेगुलर इस पर बने रहेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको लाभ ही होगा। ठीक है? आज का हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। क्लास 11, 12 और हर सवाल में हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है कहीं भी, और रोज़मर्रा के सवालों में भी इसकी जानकारी और इसकी नॉलेज हमें हेल्प करती है। ठीक है ना? पिछले सेशन में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू किए थे, राइट? 5 क्वेश्चन के लगभग शायद मैं कर पाया था, क्योंकि मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ उतना बनाना चाहता हूं कि जो एक बार में आपको समझ में आए और आप उसे विथ पेशेंस और समझ के देख भी सके। ठीक है ना? तो उसी कड़ी में मैं आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेशन या 2 सेशन में ये खत्म नहीं होगा। हो सकता है इसके बाद भी मुझे कुछ इसके सीरीज लानी पड़े, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई टॉपिक मैं उठा के मैथमेटिक्स का आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप यदि चाहें कोई खास टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख दें, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, ज़्यादा बड़ी लंबी भूमिका न करते हुए हम असल मुद्दे पर आते हैं। असल टॉपिक हमारा यही है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फाइन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसे मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं। क्या होती है? जो इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x b2y इक्वल्स टू c2, ये दो इक्वेशन हैं, और ये दो इक्वेशन है इसलिए पेयर, और वेरिएबल x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जहाँ पर हमें ये पता है a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स हैं। ओके, अब ये जो दो इक्वेशंस हैं रियल लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इनमें हमने क्या क्या देख लिया है, एक पॉइंट हमने इनका डेफिनेशन और इन्हें पहचान लिया है बहुत अच्छी तरह। दूसरी चीज, हमने इन्हें इनकी सॉल्वेबिलिटी पर भी डिस्कस किया है। मतलब सॉल्वेबिलिटी से यहाँ पर अर्थ ये है कि बिना इक्वेशन को सॉल्व किए ये पता लगाना कि क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इसके ढेर सारे अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो पिछले सेशन में आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, राइट? उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, जिसमें हमने 3 मेथड खास तौर से डिस्कस किए हैं। पहला ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड्स आ गए थे आपके, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम कोफिशिएंट इक्वल करके काट देते हैं, मतलब वो इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाता है। और इसके बाद तीसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक पहली इक्वेशन से, पहली या दूसरी, कोई इसमें बंदिश नहीं है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम
उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ये सारे मेथड सिर्फ रिकैप के लिए मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, इनका डिटेल में हम समझा चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। पिछले 2 वीडियो हैं इससे संबंधित चैनल पर, आप उन्हें जाके देख लेना। वैसे मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। राइट। अब हम आज का शुरू करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए लिए हैं, पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ओके। और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब किसी भी एक मेथड से मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। ग्राफिकल मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं। और इक्वलाइजिंग में भी मुझे दिक्कत आएगी कि इसे मैं 101 से मल्टीप्लाई करूं और इसे मैं 99 से मल्टीप्लाई करूं। राइट। यहाँ तो खैर उदाहरण के तौर पर ये 99 और 101 दिया हुआ है। 1 मिनट को ये सोचा जा सकता है कि चलो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक खास मेथड यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो मैं वो मेथड बताऊंगा, क्योंकि कोफिशिएंट हो सकता है 99 से भी बड़ा आ जाए आपके सामने, तो मल्टीप्लाई करना या उसे नॉर्मल तरीके से करने में आपका बहुत समय जाया होगा। और फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि कहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई छोटी गलती हो गई तो ये क्वेश्चन आपका जाता रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा यदि हम इसे समझ के करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आप कैसे करेंगे, पहली बार एक बार मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा और एक बार मैं माइनस करूंगा। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आएगा, x के साथ x। तो 101 में 99 ऐड किया तो मेरे पास आएगा 200x प्लस 101 में 99 ऐड किया तो 200y आएगा। और यह है 499 और यह है 501। तो 499 में 501 करूंगा मैं ऐड तो ये 1000 आ जाएगा। है ना सिंपल, कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब इसमें से यदि मैं 200 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास x प्लस वाई और 200 से इसे डिवाइड किया 205 टाइम्स इज 5 और मैं इसे इक्वेशन 3 कहता हूं। ठीक है ना। अब इसी तरह मैं 1 में से 2 को माइनस कर लूं या 2 में से 1 को माइनस कर लूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब देखिए मैंने 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो 99x को मैं 101x में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 101 में से 99 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचा 2x। और यहाँ 99 में से 101 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 101 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और वही 2y। 501 ये देख रहे हैं आप, 501 में से मैं 499 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। और उसी तरह मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और इस इक्वेशन को मैं नंबर कर रहा हूं 4। होप आई एम नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप सबको ये समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस ना हो और ध्यान ना रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 और 4 को आराम से सॉल्व कर लेंगे। यदि मैं इसे एक बार ऐड करूं तो मेरा y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। एडिंग 3 एंड 4, y कैंसिल हो गया और x जुड़ गए, 2x इक्वल्स टू 5 और 1 जुड़ा तो ये आ गया 6, विच इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आपकी हो गई 3। ये आपके पास
x की वैल्यू निकल के आ गई। कोई मुश्किल हुई इस सवाल में? और यदि आप इसे मल्टीप्लिकेशन वाले चक्कर में फंस जाते तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा परेशानी होती। अब दूसरी बार में इसे हमने ऐड किया है, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। बिल्कुल साफ लिखिए किसमें से आपने किसको किया। मैं पूरी वर्किंग के साथ क्वेश्चन कर रहा हूं आपके साथ, सिर्फ इसलिए ताकि आप भी यही तरीका अपनाएं, ठीक है? क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। और दूसरी बात, जब आप सिस्टमेटिकली स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके अपने कंफ्यूज होने के भी चांस कम होंगे। तो अब मैंने फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से माइनस किया, तो x में से x माइनस हुआ तो ये तो कैंसिल हो गया, y में माइनस का माइनस प्लस हो गया, और y प्लस हुए तो ये 2y आपके पास इधर आया, और 5 में से 1 माइनस हुआ तो ये 4 आया, राइट? और आपके पास y की वैल्यू आ गई, राइट? और आपके पूरे नंबर आपकी जेब में। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को करेंगे बिल्कुल सफाई से और समझ के स्टेप से। अब एक क्वेश्चन मैं यहां आपके ट्राई के लिए दे रहा हूं, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना? ये आप खुद ट्राई करके देखिए, ट्राई योरसेल्फ। और ऐसा ही क्वेश्चन है, 37x प्लस 41y इक्वल्स टू 70 एंड 41x प्लस 37y इक्वल्स टू 36। आपको x और y का मान निकालना है, और ये मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है, इसके अतिरिक्त आप अपनी पुस्तकों में से और इस तरह के क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये अच्छी तरह बैठ जाएगा, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। मैंने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हुए हैं। ये 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, सॉरी ये है 9y इज इक्वल टू, माइनस इक्वल टू भी नहीं है, -5, और ये इक्वल है आपका 10x प्लस 12y माइनस 8। कई बार इक्वेशन इस तरीके से दे दी जाती हैं और फिर बच्चे इसमें भी परेशान होते हैं, ठीक है ना? इसमें अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि मैं क्या लूं, यहां दो इक्वेशन तो है ही नहीं एक साथ, और हैं भी तो उलझी हुई हैं आपस में, तो मैं इसे किस तरीके से लूं, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, पहले आप इसको ले लीजिए, फिर आप चाहे तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, जो है दो पेयर ले लीजिए। जैसे 6x, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 3x प्लस 9y माइनस 5, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। और इसी तरह मैं इसे 6x प्लस 3y 10x प्लस 12y माइनस 8 के बराबर भी बना सकता हूं। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। सिंप्लीफाई से मेरा मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊंगा, इस फॉर्म में, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये 6 है, 3x को मैं इधर लाऊंगा तो ये होगा 3x, ये 3y है, 9y को मैं यहां लाया तो ये हो जाएगा माइनस का 6y, और मैंने -5 को यहीं छोड़ दिया, ठीक है? अब ये मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1, जहां पर a1 की जगह 3 है, b1 की जगह -6 है, और c1 की जगह -5 है। इसी तरह हम यहां भी कर लेंगे। अब चाहे इसे इधर ले जाओ, चाहे इसे इधर ले जाओ, मैंने इसमें इधर लाया था, अब मैं इसे इधर लेके जाता हूं, क्योंकि दोनों तरीके से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार बड़े आराम से और तसल्ली से ये चीज़ें बता रहा हूँ, और साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उतनी तसल्ली से इन्हें समझने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि किसी स्टेप पे
कुछ समझाने में मेरी कमी है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो कमियां दूर हों, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस सेशन से और या आने वाले इस तरह के सेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। ठीक है ना? मुझे खुशी होगी इस बात से। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के और साइंस के वीडियो डालूँगा। अर्थात एग्जैक्टली मैं इन्हें वीडियो नहीं कहता, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज और अपनी डिफ़िकल्टी डाल दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं यदि आपकी हेल्प कर पाया तो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में मैं इस पार्ट को इस तरफ ले जाऊंगा। तो 10x में से मैंने 6x माइनस किया तो क्या बचेगा मेरे पास भाई? 4x। और जब 3y को मैं इस तरफ ले गया तो 12y में से 3y माइनस किया तो मेरे पास प्लस का 9y बचेगा। ठीक है ना? और ये जो -8 है, मैं इसको इस तरफ ले आया तो ये आके इधर प्लस का हो गया। अब आप देखिए, दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, 1 और 2। अब आप जिस चाहे मेथड से इसे सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए छोड़ा। राइट? सॉल्व योरसेल्फ, सॉल्व इट योरसेल्फ। और कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग, कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और ये मेरा आपसे फिर एक बार वादा है कि मैं पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए ये विश्वास दिलाता हूँ कि आई विल बी हेल्पफुल। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं नए पेज पे लेता हूँ, क्योंकि इसे सॉल्व करना होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इफ द सम मीन्स टोटल ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर हैं जिनका सम इज डिवाइडेड बाय 3। मतलब 2 नंबर हैं, उनके सम को हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 1। 2 नंबर के योग को हमने 3 से भाग किया तो भागफल 4 और शेष 1 आया हमारे पास। ये वो पहली बात कह रहा है। आगे कहता है इफ द डिफरेंस, मतलब उन दोनों नंबर का, ऑफ दीज नंबर्स, मतलब वही दोनों नंबर, उनका डिफरेंस का मतलब अंतर, बड़े में से छोटा नंबर, दीज नंबर्स इज डिवाइडेड, यदि उनका डिफरेंस हमने डिवाइड किया किससे? बाय 2। द कोशेंट इज, इस केस में कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज अगेन 1। फाइंड द नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 101% आएंगे। लैंग्वेज अलग हो सकती है। अब इन क्वेश्चंस में खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो लैंग्वेज क्लियरली समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब आपको लैंग्वेज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई तो इसे आप मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर सकने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो यदि आपने ये 2 स्टेप क्रॉस कर ली कि करेक्ट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका लिख दिया समझ के ठीक, तो आपके पास फिर कुछ नहीं रहता, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है और किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसे आगे बढ़ाए। वो क्या कहता है? सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहली बात है, लेट द नंबर्स बी
एक्स एंड वाई, ये दो अलग अलग नंबर हैं, तो क्लियर है कोई एक इसमें बड़ा होगा, ठीक है ना। मान लिया हमने एक्स बड़ा है, आप वाई भी मान सकते हो, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जब दो अलग अलग नंबर हैं तो एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है ना। अब पहली बात क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ द टू नंबर, सम का मतलब होता है टोटल, तो एक्स प्लस वाई, सम ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाई 3, इसे आपने 3 से डिवाइड किया, आपके पास कोशेंट आया 4, भागफल आया 4 और रिमाइंडर आया 1, ठीक है ना। अब इसे कैसे लिखोगे, यहां पर मैंने देखा है 10 में से 8 बच्चे गलती करते हैं, और वो 2 बच्चे, उनका ये पहले से प्रैक्टिस किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब ये 4 भागफल है, तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, और इसका रिमाइंडर आपके पास है 1। यू गेट इट, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये नंबर x प्लस वाई आपका 4 इंटू 3 प्लस 1, राइट। ये आइडिया आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका था रियल नंबर, वहां पर एक चीज थी डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें भी यही बात कही गई थी, और ये वहीं से यहां लागू होती है, ठीक है ना। अदरवाइज ये कॉमन सेंस है, यदि मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं तो इसके बराबर आएगा, प्लस एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर भी हमने जोड़ दिया, तो ये कितना आया, 4 3 12 प्लस 1 13। तो आपके पास पहली इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये पहली इक्वेशन आपके पास आ गई। अब देखिए इसमें क्या लोचा था, लोचा सिर्फ लैंग्वेज का है, और 90% बच्चों को यही दिक्कत आती है कि लैंग्वेज वो गलत समझ बैठते हैं और सारी उनकी इक्वेशन गलत बन जाती है और पूरा का पूरा सवाल उनका गलत हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, अब मैंने पहले ही बताया ये दो नंबर हैं अलग अलग, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दिमाग में हमने मान लिया कि x हमारा बड़ा है, तो डिफरेंस मेरे पास x माइनस वाई आ गया, और इस नंबर को इन्होंने डिवाइड किया है 2 से, और कोशेंट भी इनके पास 2 आया, और रिमाइंडर फिर एक बार 1 आ गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टू जा 4 प्लस 1, रिमाइंडर हमेशा प्लस होगा, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, सीधी सीधी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करूंगा, एडिंग 1 एंड 2, क्या आएगा मेरे पास, आएगा मेरे पास 2x बराबर, ये इक्वेशन है 13, 13 प्लस 5 18, तो x आ गया आपके पास 9, फाइन। अब दूसरी बार में हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y बराबर 13 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 बचा, और y मेरे पास आ गया 4, ये हमारे पास दो नंबर आ गए। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए 9 और 4, 9 प्लस 4 कितना होता है भाई, 13 होता है, राइट। अब इस नंबर को यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, और रिमाइंडर में मेरे पास 1 बचेगा, जो कि पहली कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी कंडीशन भी आप चेक कर लीजिए। दूसरी कंडीशन में वो क्या कहता है, डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटा माइनस करो, 9 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, क्या आया मेरे पास 5, और इसे अब मैंने किससे डिवाइड किया है, 2 से, तो 2 2 जा 4, और इस केस में भी आपके पास रिमाइंडर 1 आया है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है, तो ये वाला भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन जितने भी आपके पास आए, आप चेक करके वहीं श्योर हो सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है। दुनिया की कोई ताकत इसमें से एक नंबर भी नहीं काट सकती, प्रोवाइडेड आपने सारी स्टेप्स और पूरी वर्किंग सही से की है, ठीक है ना। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज के सेशन में, और जरूरत पड़ी तो अगले सेशन में भी मैं
ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बात डिपेंड करती है आपके कमेंट्स पर, राइट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये क्वेश्चन। द नंबर 50 द नंबर 50 is divided into two parts such that sum of their reciprocals is 1/12. Find two parts. अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेसिप्रोकल को लेके। सारा सवाल उन्हें आता है, सब कुछ आता है, सिर्फ लैंग्वेज में एक रेसिप्रोकल से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ क्या दिया है उसने, एक नंबर है 50 जिसे हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, चाहे वो 20-30 हो, 10-40 हो, 25-25 हो, ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं दो तरीके से अप्रोच कर सकता हूं। लेट टू पार्ट्स बी, ये पहली अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद दूसरी भी करूंगा। लेट टू पार्ट्स बी एक्स एंड वाई। ये किसके पार्ट्स हैं? 50 के पार्ट्स हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि x प्लस वाई 50 हो गया, पहली इक्वेशन बन गई। अब रेसिप्रोकल का सवाल आया, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल, देयर बोला है उसने, राइट। तो मतलब इस पार्ट का रेसिप्रोकल हो गया 1/x और इस पार्ट का रेसिप्रोकल हो गया 1/y। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12। बन गई आपकी इक्वेशन, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। और जो नॉर्मल यूज होने वाली टर्म्स है, यू शुड बी अवेयर विद देम। आपको वो टर्म्स पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, कि रेसिप्रोकल का मीनिंग पता नहीं था और कुछ भी उन्होंने इसमें अपने अंदाजे से लिख दिया जो गलत बैठ गया। और कई बार अंदाजा सही भी बैठ जाता है तो सवाल निकल गया, उनकी मौज हो गई, राइट। तो आप ऐसा चांस मत लीजिए। और ये कैसे पूरा होगा? ये तभी होगा जब आपने हर तरह के 2-2, 4-4 क्वेश्चन बनाए होंगे। मानिए मेरी बात, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। माई इंटेंशन इज नथिंग बट टू हेल्प यू एंड मेक यू फील कंफर्टेबल एंड लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से वैसे ही लोग हवा बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल कर लूं, या ना भी करूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के यहां डाल दूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रॉम 1 आई गेट x इक्वल्स टू 50 माइनस वाई, ठीक है ना। और ये वैल्यू मैंने यहां डाल दी, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा? 1/x की जगह अब मैं डालूंगा 50 माइनस वाई प्लस 1/y बराबर 1/12। अब ये मेरी सिंगल वेरिएबल में हो गई इक्वेशन, ठीक है ना। और ये काम मैं यहां भी कर सकता था, क्योंकि 50 के दो पार्ट करने हैं। मैं मान लेता कि एक पार्ट x है, तो निश्चित रूप से दूसरा पार्ट 50 माइनस x ही होता ना, तो दूसरे वेरिएबल की मुझे यहां जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से। अब इस सिंपल सी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, क्या आएगा? एलसीएम तो आपका भाई आ गया 50 माइनस वाई गुणा में फिर y, राइट। और यहां आएगा y प्लस 50 माइनस वाई बराबर 1/12। और जो आएगा y से y कैंसिल हो गया, 12 को इधर लिया मैंने, ये आया मेरे पास 50y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12×5 = 60, मतलब ये 600। अब आप कहेंगे ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, हालांकि मेरे पुराने वीडियो आप देख लेंगे
और आप देखेंगे तो आपको अपने आप भी ये पता चल सकता है, क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी पूरी मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ मेरी मेहनत से काम नहीं होगा। मैंने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस था इस तरफ, इसको इस तरफ ले आया मैं, और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकता हूं सॉल्व, या और अलग तरीके हैं। आइए दिखाता हूं मैं इसे कैसे करेंगे हम। इक्वेशन है मेरे पास y² माइनस 50y प्लस 600 इक्वल्स टू 0। मैं ये जो मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट कर लूंगा। 9th क्लास में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है, कोई नई चीज मैं यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, ये भी एक तरीका है, राइट। अब क्या है ये, मुझे सम चाहिए 50, वो भी नेगेटिव का, और मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए 600। तो मैं यदि माइनस का 60 और प्लस का 10 रख लूं तो ये मेरे पास 600 आ जाएगा, राइट। और ऐड करूंगा तो ये माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे के दो पार्ट कर लेंगे। ये आएगा y² माइनस 60y प्लस 10y माइनस 600 इक्वल्स टू 0। इसको और इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए, y कॉमन y माइनस 60, और यहाँ पर आप माइनस प्लस 10 ले लीजिए, और y माइनस 60 यहाँ भी आ गया। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस का और y इज इक्वल टू 60। ये दो बातें आपकी आई। y, अब इनको आप उसमें डाल के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो फिर अपने आप में एक और इम्पॉर्टेंट और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कहता है वो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ये है 2 tables एंड 3 chairs। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, किताबों में भी है। टुगेदर कॉस्ट ₹2000, whereas 3 tables and 2 chairs together cost ₹2,500. Find the cost of 5 chairs and 1 table। ये वेरी मच रोजमर्रा का सवाल है, राइट। अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक टेबल का कितना दाम है और एक चेयर का कितना दाम है। यदि ये बात हमें पता चल जाए तो हम 5 चेयर और एक टेबल का कुल मूल्य निकाल सकते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट, राइट। तो हमें क्या नहीं पता है, एक टेबल का दाम नहीं पता और एक चेयर का दाम नहीं पता, तो हम इसे मान लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल is ₹X and cost of 1 chair is ₹Y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 2 टेबल्स, एक टेबल का दाम X रुपए है तो 2 टेबल का दाम 2X प्लस 3 चेयर का दाम 3Y, और ये कुल राशि 2000 रुपए की बनती है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी बार में वो क्या कह रहा है, 3 टेबल हैं अब हमारे पास और 2 चेयर हैं, और अब हमें 2500 रुपये देने पड़ रहे हैं। आपके पास 2 इक्वेशन बनके तैयार, सॉल्व कीजिए। x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट।
एक्स और वाई की वैल्यू आप निकालिए और फिर 5 चेयर्स और 5 टेबल्स 1 टेबल की वैल्यू निकाल लीजिए. तो प्लीज डू ट्राई दिस योरसेल्फ एंड post the answer in comment box. Try it, and complete it yourself. और आंसर्स आप डालेंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा, राइट. तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन काफ़ी हैं. अगले सेशन में मैं कुछ और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे. और फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मेरा मोटिवेशन मनोबल बढ़ता है इससे. मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाके आपसे डिस्कस करूंगा. व्हाट्सएप में का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यदि किसी भी तरह की आप डिस्कशन हो या डिफ़िकल्टी लगे या कोई ख़ास टॉपिक पर आप वीडियो चाहें तो आप मुझे निसंकोच व्हाट्सएप कर सकते हैं. मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके. इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है ना. और अपने मित्रों में भी इस चैनल को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके और इस तरह आपके और हमारे बीच में एक मधुर संबंध स्थापित हो. थैंक यू वेरी मच. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी till we meet next with more interesting questions. Bye bye for now.